हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एडुग्रीड कॉमर्स। बेटा आज का जो वीडियो है वो 11 जीएससीबी के बच्चों के लिए है। आपकी फाइनल्स एग्जाम्स आ रही है और आई नो आपको वन शॉट रिवीजन चाहिए, तो हम लोग वन शॉट रिवीजन का सीरीज लेके आ चुके हैं जहां पे मैं आपको ओसीएम के क्विक रिवीजन दूंगी चैप्टर वाइज। ठीक है, तो बेटा आज का हमारा जो चैप्टर है वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस एथिक्स क्या होती है हमारी एज अ बिजनेस, कौन सी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स द कंज्यूमर, टुवर्ड्स द एम्प्लॉयज। तो ये सारा ही कंसेप्ट हम इस चैप्टर में देखेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट कर दे बड़ा चैप्टर। सबसे पहले हम लोग कंटेंट्स देख लेते हैं कि ये चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला कंसेप्ट, व्हाट इज बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेफिनेशन ऑफ बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स को लेकर हमारी एज अ कंपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, बिजनेस यूनिट, एनवायरमेंट प्रिजर्वेशन एंड बिजनेस एथिक्स क्या होता है। ये जो चार टॉपिक है, ये चार टॉपिक हम ये चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो फटाफट वेस्टिंग एनी टाइम हम सबसे पहला कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, या तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बेटा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिंपल मीनिंग होता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिफर्स टू अ बिजनेस ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, दोनों सिनोनिम्स है। टू सोसाइटी फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन एंड सपोर्ट। हमारा जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है एज अ बिजनेस, ठीक है, बट बिजनेस के साथ साथ हमको ये चीज भी याद रखनी चाहिए कि एज अ कंपनी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सोसाइटी को हम कंट्रीब्यूट करें। क्यों? क्योंकि बेटा हम गुड्स प्रोड्यूस किसके लिए कर रहे हैं, सोसाइटी की वजह से कर रहे हैं, ठीक है, हम उनकी नीड सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे हैं, हम उनको सर्व कर रहे हैं। इमेजिन दे आर नॉट द पार्ट ऑफ इट, आर वी गोइंग टू मेक प्रॉफिट और एनीथिंग? नो। तो समवे और दी अदर सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना हमारी ऑब्लिगेशन में आता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिंपल सा डेफिनेशन है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स द बिजनेस ऑब्लिगेशन। किसके टुवर्ड्स? टुवर्ड्स द सोसाइटी। सोसाइटी ने जितना भी कंट्रीब्यूट किया तो उसके लिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनको क्या करें, कंट्रीब्यूट करें कुछ। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द स्टेक होल्डर्स। अब देखो सबसे पहला यहाँ पे डिवीजन दिया गया है, अलग अलग लोगों को लेकर हमारी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। चलो पहला देख लेते हैं बेटा, टुवर्ड्स ओनर। ओनर का मतलब होता है जो आपके बिजनेस में पार्टनर्स है। आपके बिजनेस में जितने भी पार्टनर्स है, तो एज अ पार्टनर इन द कंट्री, आप एक फेलो पार्टनर हो, तो एज अ फेलो पार्टनर आपकी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इन्वेस्टर्स, जो इंसान हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, तो एज अ कंपनी हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है। एम्प्लॉयज, हमारे यहाँ पे जितने भी लोग काम करते हैं तो उनको किस तरीके से ट्रीट करना है, किस तरीके से हमको उन्हें बेनिफिट्स देने हैं, उसके बारे में है। कस्टमर्स, कस्टमर्स इज लाइक अ गॉड फॉर द कंपनी, तो उनको किस तरीके से ट्रीट करना है, उनके लिए हमारी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सप्लायर, गवर्नमेंट एंड देन सोसाइटी। उसको हम वन बाय वन अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बेटा। चलो सबसे पहला है टुवर्ड्स ओनर। अब देखो आपका जो फेलो ओनर होगा, तो आपकी एज अ फेलो पार्टनर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करो, और कोई भी डिसीजन मेकिंग उसके बिहाफ में या तो उसको बिना बताए मत करो। वो पार्टनर है तो उसका हक बनता है कि उसको चीजें पता हो, तो डिसीजन मेकिंग में उसका भी क्या होना चाहिए, मेजर रोल होना चाहिए। तो शेयर होल्डर्स इज द की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द कंट्री, तो हमको उसे क्या करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज कैपिटल सिक्योरिटी एंड ग्रोथ। जो भी इंसान आपका पार्टनर बनता है, भले शेयर खरीद के बनता है या तो फिर आपका जो फेलो पार्टनर है वो, तो एज अ पार्टनर आपको उसके ग्रोथ के बारे में और उसने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है ना, उसकी सिक्योरिटी के बारे में भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। कुछ ट्रस्ट करके पैसे डाले होंगे या तो कुछ उम्मीद से पैसे डाले होंगे, तो वो पैसे का ग्रोथ हो, वो सिक्योर रहे
और ओवरऑल कंपनी का और वो पार्टनर्स का, वो ओनर्स का भी डेवलपमेंट हो, वो देखना रहता है। तो एंश्योर शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट एंड प्रोटेक्टेड एंड ग्रो। ठीक है, थर्ड पॉइंट बेटा हमारा बोलता है, थर्ड पॉइंट बोलता है कि प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट, उन लोगों का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक पार्टनरशिप में या फिर कोई भी अगर एक कंपनी ग्रो कर रहे हैं तो हमारा एक लॉन्ग टर्म गोल होता है, लॉन्ग टर्म मोटिव होता है, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट होता है, तो उसको फोकस करते हुए चीजें होनी चाहिए। तो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स पे फोकस करना है ताकि कंपनी का क्या हो सके, ग्रोथ हो सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज प्रायोरिटी फॉर द डेवलपमेंट। यहां पे बोला गया है राइट शेयर टू द ओनर्स, राइट शेयर आपको प्रोवाइड करने हैं उनको ताकि उनका क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके। तो फॉर द एक्सपांशन, फॉर द डेवलपमेंट, राइट शेयर हैज टू बी कंट्रीब्यूटेड टू द ओनर्स। आई होप ये 4 पॉइंट में किसी को डाउट नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। टुवर्ड्स द इन्वेस्टर, अब इन्वेस्टर आपकी कंपनी में पैसा डालते हैं ताकि उनका ग्रोथ हो। ठीक है, हमको जब फंड की जरूरत होती है तो इन्वेस्टर हमारे लिए वो रोल निभाता है कि हमारा फाइनेंस पूरा करे। ठीक है, तो ठीक है, दोनों का बेनिफिट है, उसने भी कुछ देख के डाला होगा, हमने भी कुछ देख के ही लिया होगा। ठीक है, बट एज अ कंपनी हमको कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है? तो सबसे पहला टाइमली पेमेंट हो जाए। ठीक है, हमको रेगुलरली और रीजनेबल रिटर्न प्रोवाइड करने हैं उनको। ठीक है, दूसरा बोला गया है इंफॉर्मेशन, जितने भी अपडेट्स हैं शेयर रिलेटेड, जितने भी अपडेट्स हैं उसको टाइम टू टाइम मिल जाए, राइट इंफॉर्मेशन मिले। अगर कंपनी सच में अच्छा कर रही है तो ही बोलो, वरना कंपनी डूब रही है, उनके पैसे भी डूब रहे हैं और आप उनको खाली मुंह पे बोलो कि नहीं नहीं अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, आपके पैसे सेफ है, तो इट इज अ रॉन्ग थिंग। तो उनको सारी ही अपडेट्स दिया करो, बिजनेस स्टेटस, आपके जो भी फ्यूचर प्लान्स है तो उनके बारे में उनको वेल अवेयर करो। ठीक है, ग्रोथ, ऑब्वियसली उन्होंने अपने पैसे क्यों डाले हैं आपके कंपनी में, क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा थे इसलिए नहीं डाले, तो उनके ग्रोथ के बारे में भी सोचना है। तो जब भी आप फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग करो तो उनकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है ना वो बढ़ जाए, वो बूस्ट हो जाए, उसका ध्यान रखना है। ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ द मनी, आपके पास अगर कोई पैसा छोड़ के जा रहा है तो उनकी मनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी आप पे आती है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप उनके जो पैसे हैं, उनके जो फंड है वो रिस्पॉन्सिबली यूज करो, कि ऐसा नहीं हाँ अपना थोड़ी ना है, बाहर का यूज करो, मजे करो, घूम के आओ। तो उसका जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट, अच्छे से और रिस्पॉन्सिबली होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज सजेशन, इन्वेस्टर्स के इनसाइट्स लो आप, क्योंकि इन्वेस्टर्स को मार्केट नॉलेज बहुत ज्यादा अच्छे से पता होता है, क्योंकि वो लोग मार्केट रिसर्च करते रहते हैं कि किधर इन्वेस्ट करना है, किधर नहीं करना है। तो इन्वेस्टर्स के सजेशंस आपके ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो सजेशन मेकिंग के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है टूवर्ड्स एम्प्लॉयज, आपके यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज काम करते हैं तो एज अ कंपनी आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? तो सबसे पहला है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपग्रेड होना चाहिए। एम्प्लॉयज को आप फेयर पेमेंट करो, टाइम टू टाइम उनका पेमेंट हो जाना चाहिए। ठीक है, एक एम्प्लॉय आपके यहाँ पे काम कब छोड़ेगा? जब आपने उसको फेयर पेमेंट नहीं किया होगा, एक्स्ट्रा काम करवा रहे होगे, वहां पे वो सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो फोकस ऑन वर्क सेटिस्फेक्शन, अगर कोई इंसान आपके यहाँ पे काम कर रहा है तो वो सेटिस्फाइड होना चाहिए, उसकी ध्यान और उसका पूरा अच्छे से उसका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो, उसको जो भी प्रॉब्लम है आप उसको सॉर्ट आउट करो, तो आपका जो लेबर टर्नओवर रेट है वो इतना ज्यादा बढ़ेगा नहीं। सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी में क्या आता है बेटा? फंड, पेंशन, सिक लीव्स उनको प्रोवाइड करो, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करो। आपको पता होगा बड़ी बड़ी कंपनीज है जैसे गूगल, सैमसंग एंड एवरीवन, तो दे हैव, अगर आप ऑफिस, अगर ऑनलाइन भी, अगर यूट्यूब पे भी आपने देखा होगा तो वहां पे फूड कोर्ट होता है, दे हैव अ मल्टीपल ऑप्शंस, दे हैव अ जिम, दे हैव अ रेस्ट रूम, दे हैव अ रेस्ट रूम इन द सेंस नॉट वॉशरूम, आई एम टॉकिंग अबाउट द मसाज चेयर एंड एवरीथिंग, बेड वेड रखा होता है स्लीपिंग के लिए, गेम जोन होता है, एंटरटेनमेंट वो लोग प्रोवाइड करते हैं।
ताकि मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सब कुछ ओके रहे। तो ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी रहती है, ठीक है। कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड, हम लोगों को जब हम बिजनेस कर रहे हैं, जब हम कंपनी चला रहे हैं, तो हमको ह्यूमन को एज अ असेट काउंट करना है, नॉट एज अ वर्कर। जब आप ह्यूमन को असेट कंसिडर करने लगोगे ना, तब चीजें अपने आप अच्छी हो जाएगी। तो आपका कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड होना चाहिए एज अ कंपनी, कि अगर ऐसा है कि कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा, तो थोड़ा आप समझो, थोड़ा वो भी समझेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप फैमिली बॉन्ड बना के रखोगे ना, तो लॉन्ग टर्म के लिए वो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, वो छोड़ के नहीं जाएगा। बट अगर आप एक एम्प्लॉय एंड वर्कर का मतलब एम्प्लॉय या वर्कर की तरह उनको ट्रीट करोगे, तो लॉन्ग टर्म के लिए वो नहीं जाएगा। वर्क एनवायरमेंट, वर्क एनवायरमेंट अप्रोप्रिएट होना चाहिए, आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट, वेंटिलेशन, ठीक है। एम्प्लॉय यूनियंस, जितने भी एम्प्लॉय यूनियंस की डिमांड है, तो वो सारा आपको कंसिडर करना चाहिए, ताकि उनका एंथुजियाज्म बूस्ट हो जाए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप डिसीजन मेकिंग में एम्प्लॉयज को इंक्लूड करो, बिकॉज इट इज अ बेटर थिंग फॉर कम्युनिकेशन, क्योंकि उन्हें चीजें पता है। अगर आप उनको कम्युनिकेट करोगे, अच्छे से कम्युनिकेशन चैनल होगा, तो डिसीजन मेकिंग में आप शायद इतना अच्छा डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकोगे अकेले, जितना उनकी हेल्प के थ्रू कर सकोगे। तो इट इज बेनिफिशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंपनी एंड ऑल्सो इट विल बूस्ट देयर एंथुजियाज्म। आई होप इतना क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक, चलो, टूवर्ड्स द कस्टमर। अब एज ए कंपनी आपका कस्टमर को लेकर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। सबसे पहले आपको क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है, आपका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, पैकेजिंग अच्छा होना चाहिए, वेट अच्छा होना चाहिए। भले फिर आपने 30 ग्राम लिखा हो, फिर वेट करके देखे वो 29 ग्राम हो या 28 ग्राम हो, तो भी वो गलत इंप्रेशन डालता है। तो आप उसको, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप क्वालिटेटिव प्रोडक्ट कस्टमर्स को प्रोवाइड करो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा रीजनेबल प्राइसिंग। मार्केट में जो प्राइसिंग चल रही है, मार्केट में जो रीजनेबल प्राइस चल रही है, वो रीजनेबल प्राइस में आपको उनको प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फेयर प्राइसेस सेटअप करने हैं, ताकि बिजनेस का प्रॉफिट भी ऊपर नीचे ना हो और कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन भी बना रहे, ठीक है। कंसिस्टेंट सप्लाई, ऐसा नहीं है कि आप एक बार सप्लाई करो, एक बार प्रोडक्शन किया, सप्लाई कर दिया, ठीक है, फिर बाद में 10 महीने बाद कर रहे हो। कॉन्स्टेंटली सप्लाई ऑफ गुड्स होना चाहिए, ठीक है। ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट कंपनी जो होती है ना, वो एग्जैजरेटेड फॉर्म में एडवर्टाइजमेंट दिखाती है। जैसे सबको पता होगा रेडबुल गिव्स यू विंग्स, तो जो विंग्स वर्ड यूज किया था, तो उस पे केस हो गया था, बिकॉज ऑब्वियसली विंग्स नहीं आ जाते। तो एक इंसान ने केस कर लिया था, तो फिर ये केस बहुत लंबा चला था, अच्छा खासा चला था। फिर उन लोगों ने चेंज कर दिया उनका टैगलाइन, और उन्होंने है ना 3 आई लगा दिए। तो फिर विंग्स, तो विंग्स का स्पेलिंग तो एक ही आई होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, आप देखते होगे कुरकुरे वगैरह का पैकेट, एडवर्टाइजमेंट में ऐसा खोल के तो ऐसा पूरा बाहर निकल रहा है, पर अगर एक्चुअल में रियल में खोलोगे तो अंदर ढूंढना पड़ता है कि नहीं है कुछ। तो ऑनेस्ट एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए, एग्जैजरेटेड फॉर्म में नहीं दिखाना चाहिए। क्योंकि होता क्या है ना, वो प्रोडक्ट को एडवर्टाइजमेंट से बहुत ही ज्यादा ऐसे हाइप अप कर लेते, बहुत ही अच्छा दिखा देते, पर उसमें कुछ होता नहीं है, फुसकी बम होता है। आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसमें आप जेठालाल बनने होने चाहिए कि आपका कस्टमर सर्विस बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए आफ्टर सेल सर्विस, कि जिसकी वजह से आपके पास कस्टमर्स बार बार आए और सेटिस्फाइड होके जाए, ठीक है। सो दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कंपनी टुवर्ड्स द कस्टमर। सप्लायर के लिए क्या क्या होता है, चलो देख लेते हैं। सबसे पहला, एडवांस सप्लाई इंफॉर्मेशन। आपको अगर चाहिए कुछ सामान, तो आपको उसको एडवांस में नोटिफाई करना है। फिर आपको है कि ना भाई मतलब ऑर्डर आया था, आप उनको बताना भूल गए, अब उसको कॉल कर रहे हो, भाई अभी के अभी भेज दो मेरे को, कल के कल मेरे को चाहिए, तो नहीं, आपको उनको एडवांस में इन्फॉर्म करना रहता है। तो नोटिफाई सप्लायर ऑफ द रिक्वायरमेंट इन द एडवांस टू मेंटेन द कंटिन्यूअस सप्लाई, ठीक है। सेकेंड इज क्वालिटी एंड स्किल क्लैरिटी। आपको अगर आपका प्रोडक्ट क्वालिटेटिव बनाना है, तो वो क्वालिटेटिव मतलब जो क्वालिटी की चेन होती है ना, वो वही सप्लायर से ही मेंटेन होनी चाहिए। तो आप उनको पहले से बोल दो कि आपके एक्सपेक्टेशन क्या है, आपको कैसे क्वालिटी के रॉ मटेरियल्स चाहिए,
किस तरीके की सर्विसेज चाहिए, तो क्लैरिफाई होगा तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगी। टाइमली पेमेंट, सप्लायर को अगर आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो उसके पास से, तो आपको उसको टाइमली पेमेंट भी कर देना है। फिर आप उसको टाइमली पेमेंट नहीं करोगे तो वो आपको टाइमली सप्लाई भी नहीं करेगा, शायद आपको माल बेचे भी नहीं। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू मेक श्योर। नेक्स्ट, गवर्नमेंट। चलो सबसे पहला है बेटा कॉम्प्लियंस विद द लॉ। हमें हर एक रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम एथिकल प्रैक्टिसेस करें और सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करें। ऑनेस्ट टैक्स पेमेंट, कंट्रोवर्शियल टॉपिक। People don't pay tax honestly, that is why we have a problem of black marketing, we have a problem of black money, ठीक है। सो हमको टाइमली और फुल्ली टैक्स पेमेंट करना है, ठीक है। प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करना है, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, तो कोई भी अगर कैंपेन लॉन्च कर रही है इंडियन गवर्नमेंट, तो उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट आपको भी करना है, आपके जितने भी एम्प्लॉयज है उनको भी करवाना है और उसको प्रमोट भी करना है, ठीक है। सपोर्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी को भी फॉलो करना है। यहाँ पे गवर्नमेंट की जितनी भी इंडस्ट्रियल स्ट्रैटेजीज है, इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रो करने की जितनी भी स्ट्रैटेजीज है, तो एज अ कंपनी हमारा ये मतलब कर्तव्य बनता है कि हम उसको फॉलो करें। आई होप दिस इज क्लियर। बहुत ही इजी चैप्टर है बेटा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हेड पॉइंट्स याद करोगे, अंदर अपना थोड़ा कंटेंट बना के लिख दोगे तो भी मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। टूवर्ड्स द सोसाइटी, चलो सबसे पहला सोसाइटी के लिए सबसे पहला क्या है, तो इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन। हम लोगों को जितना हो सके उतना इको फ्रेंडली चीजों का इस्तेमाल करना है और इको फ्रेंडली चीजें यूज करनी है और बनानी है, क्योंकि सबको पता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, नेक्स्ट इज कल्चरल कंजर्वेशन। कोई भी ऐसी ऑफेंसिव एडवर्टाइजमेंट मत करो या कोई भी ऐसा चीज मत बनाओ या ऐसा शो मत करो जिसकी वजह से किसी के भी कल्चर को या किसी के भी रिलीजन को हार्म हो, ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट, ऑब्वियसली अगर आप एक बिजनेस चला रहे हो, कंपनी चला रहे हो, तो आपका सबसे पहला प्रॉफिट मोटिव ही होना चाहिए, बट सेकेंडली यू हैव टू फोकस ऑन नेशनल डेवलपमेंट, बिकॉज एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करोगे और एफिशिएंटली अगर आप काम करोगे तो ओवरऑल फिर वो कहाँ पे जाएगा, नेशनल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट होगा। प्रमोट सोशल इक्वालिटी, आपको सोशल इक्वालिटी प्रमोट करनी है, ठीक है। अंडर डेवलप्ड जो ग्रुप होते हैं, एसटी, एससी, ओबीसी जो लोग होते हैं जो अंडर डेवलप्ड हैं, ठीक है, दे आर द आउटकास्टेड पीपल, तो उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, उन लोगों को हेल्प करनी चाहिए, तो ऐसे सोशल वर्क में भी आपका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज एनकरेज रिसर्च, R&D में, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उन सब में भी आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, बिकॉज we are living in the world where things evolve very fastly, तो आपको कंपटीशन में भी रहने के लिए और फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी इसमें अप टू डेट रहना पड़ता है। क्रिएट जॉब्स, यहाँ पे आप जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हो तो इट इज ऑल्सो अ गुड थिंग। तो अगर जैसे जैसे एक्सपांशन हो रहा है तो आप क्या कर रहे हो, अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर रहे हो, क्योंकि आप अगर एक्सपांड करो तो आप नई जॉब बना रहे हो, तो जिसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयड उसको क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। So these are the things that are included. Social responsibility towards the society, ठीक है। चलो अब आता है बेटा अपना टॉपिक बिजनेस यूनिट एंड एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन। सबसे पहला है लैंड एंड फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन। अब होता क्या है, एज अ कंपनी, एज अ बिजनेस, एज एन इंडस्ट्री, कुछ भी बोलो, हम लोग बहुत सारे ट्रीज कट करते हैं because we have to produce something out of it, but as a company it is our responsibility कि आप जितने पेड़ कट कर रहे हो उसके सामने उतने पेड़ उगाओ भी, क्योंकि जितना पेड़ आप कट कर रहे हो उसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जिसकी वजह से इकोलॉजिकल इम्बैलेंस आ रहा है, ठीक है। सो लैंड प्रिजर्वेशन, फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन। लैंड प्रिजर्वेशन इसलिए क्योंकि अगर आप अपना इंडस्ट्रियल वेस्ट लैंड में डंप कर रहे हो तो जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आपने ये सारा टॉपिक ईवीएस में पढ़ा होगा, लैंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। तो लैंड की फर्टिलिटी क्या हो जाती है बेटा, सॉइल की फर्टिलिटी डिग्रेड हो जाती है। प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, सेम आपने ईवीएस में टॉपिक पढ़ा होगा। अगर कोई वेस्ट है वो आप अगर वाटर में डंप कर रहे हो तो वाटर क्या होगा, खराब हो जाएगा, पोल्यूट हो जाएगा, तो वाटर पोल्यूशन होता है। तो वी हैव टू मेक श्योर कि प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक है।
प्रिजर्वेशन ऑफ एयर क्वालिटी, पॉइजनियस गैसेस, भोपाल गैस ट्रेजेडी, ठीक है। और दूसरी, हम लोग को पता है इंडस्ट्रीज में बहुत सारे पॉइजनस गैस रिलीज होते रहते हैं, तो जिसकी वजह से जो एयर है उसमें हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन के साथ साथ बहुत सारी चीजें और भी इंक्लूड होती है, तो विच इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। तो एयर पोल्यूशन होता है उसकी वजह से। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, पोल्यूशन फ्रॉम सॉलिड, लिक्विड एंड गैस वेस्ट, तो इसका भी अच्छे से वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक है। नॉइस पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज वगैरह में बहुत ही लाउड नॉइसेज आते हैं, तो जिसकी वजह से नॉइस पोल्यूशन होता है, ठीक है। तो उसको प्रिजर्व करने के लिए भी, मतलब उसको ठीक करने के लिए भी हमारे पास प्रॉपर से सिस्टम होना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, आपने बचपन में भी पढ़ा होगा। थोड़ा बहुत इसमें से अपने हेड पॉइंट्स याद कर लिए, उसके नीचे आप खुद से लिख दोगे तो भी हो जाएगा। चलो, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिजनेस एथिक्स। बेटा हर इंसान की लाइफ में बिजनेस एथिक्स होता है, आपके लाइफ में भी एथिक्स होगा। यहाँ पे हम बिजनेस एथिक्स पढ़ने वाले हैं, बट बिजनेस एथिक्स एंड लाइफ एथिक्स इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले बेटा बिजनेस एथिक्स क्या होता है। बिजनेस एथिक्स का मतलब होता है बेटा द प्रिंसिपल, और यहाँ पे लिखा गया है एक्सेप्टेड प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड्स, जो एक बिजनेस का बिहेवियर बताता है कि एक आइकॉनिक या तो एक आइडियल बिजनेस कैसा होना चाहिए। उसके लिए जो प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं बिजनेस एथिक्स। यहाँ पे ये डिस्टिंग्विश करने के लिए हेल्प करता है कि क्या सही है क्या गलत, ठीक है। हर एक इंसान के लिए सही गलत की डेफिनेशन अलग अलग होती है। किसी इंसान के लिए कुछ सही होगा पर किसी इंसान के लिए वो गलत होगा। तो जब ये डेफिनेशन आपको मिल जाती है, जब आप इसको डिस्टिंग्विश कर पाते हो कि क्या सही है बिजनेस में क्या गलत है, उसको क्या बोला जाता है बेटा, बिजनेस एथिक्स बोला जाता है, ठीक है। एथिकल प्रैक्टिसेस कंट्रीब्यूट टू द लॉन्ग टर्म एनवायरमेंट और बिजनेस सर्वाइवल एंड ऑल्सो फोकसेस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। जब आप ये फिगर आउट कर लेते हो ना, तो लॉन्ग टर्म के लिए आपका जो बिजनेस है वो सर्वाइव करता है और आपका लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी होता है। एक चीज समझ लो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट कंपल्सरी बाय द लॉ, बट इट इज प्रेफरेबल फॉर द डेवलपमेंट, ठीक है। चलो, की एलिमेंट्स कौन से हैं उसके। सबसे पहला है बेटा कमिटमेंट ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। यहाँ पे जो एथिकल बिहेवियर है, तो उसकी लीडरशिप जो होती है वो टॉप मैनेजमेंट से आती है। टॉप मैनेजमेंट हैव टू, एक जैसे ट्राइंगल होता है, इधर होता है टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड आते हैं फिर बॉटम लेवल। तो ये टॉप लेवल जो है उनके, वो लोग यूजुअली जो भी एथिक्स बनाते हैं और वो स्टैंडर्ड सेट करते हैं, सो इट इज कम्स अंडर देयर पार्ट, ठीक है। पब्लिशिंग गाइडलाइंस, जितनी भी गाइडलाइंस है, एथिकल प्रैक्टिसेस आपको करनी है, क्या सही है क्या गलत, क्या रूल्स होने चाहिए, क्या प्रिंसिपल होने चाहिए, तो उसके लिए आप क्या प्रोवाइड करते हो, गाइडलाइन प्रोवाइड करते हो। रिटन रूल्स होने चाहिए टू गाइड द एम्प्लॉयज टू डू द एथिकल थिंग्स, ठीक है। स्ट्रक्चरल सपोर्ट होना चाहिए यहाँ पे, सिस्टम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज ऑब्वियसली आप दोगे, बट यहाँ पे किस तरीके से चीजें होगी, किस तरीके से वर्क करेगी, वो सब कुछ मेंशन किया होता है। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, ऑब्वियसली आपकी एथिकल प्रैक्टिसेस में यू हैव टू इंक्लूड योर एम्प्लॉयज, तो इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज इन डिसीजन प्रमोट्स द एथिकल प्रैक्टिसेस। इवैल्यूएशन ऑफ रिजल्ट, आप फिर फीडबैक भी लो, क्योंकि फीडबैक से बहुत सारी चीजें पता चलती है। हम ऑन पेपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बना लेते हैं, आप लोग भी एग्जाम आती है तो एग्जाम के टाइम पे तो ये मस्त तगड़ा सा टाइम टेबल बनाते हो, और 7 AM वेकिंग अप, 7:15 ब्रेकफास्ट, ये वो पूरा टाइम टू टाइम। मुझे बता दो कितने लोगों का फॉलो हुआ है, 2 दिन फॉलो नहीं होगा आपसे। सो फीडबैक से क्या पता चलेगा, फीडबैक से आप रिव्यू करते हो कि हाँ इज इट वर्किंग और नॉट। सो फीडबैक फ्रॉम स्टेक होल्डर्स हेल्प्स इन इंप्रूविंग द एथिकल स्टैंडर्ड। अगर कुछ गलत हो रहा है, अगर कुछ सही नहीं हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो अगर आप फीडबैक लोगे तो आपको इम्प्रूवमेंट क्या करना है उसके लिए आपको पता चलेगा। आई होप कि ये एलिमेंट्स आपको क्लियर है। ओके बेटा, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियोस। आई होप आपको ये चैप्टर पूरा वन शॉट में समझ आ गया होगा। क्विक रिवीजन, इजी चैप्टर है। कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, आप उसको अच्छे से कर लेना। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, कस्टमर, बिजनेस एथिक्स एंड बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेफिनेशन,
ठीक है। बस ये सारे मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बाकी पूरा चैप्टर इजी है, आप एक बार करोगे तो अच्छे से हो जाएगा। एंड ऑल्सो मुझे फटाफट से, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कमेंट करो कि कौन से चैप्टर्स है जो आपको हार्ड लग रहे हैं, तो मैं उसका फटाफट से प्रेपरेशन चालू कर दूं और वीडियोस आपके लिए लेके आऊं। और बेटा ऐसे ही मिलते रहेंगे आपको वन शॉट के वीडियोस, तो फटाफट से अगर जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।